नमस्कार साथियों, नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, फ्री पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस मिलेंगे आपको, जो कि जेएसएससी माध्यमिक आचार्य एग्जामिनेशन 2025 के लिए होंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, सिर्फ हमारे इस चैनल पर, नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलने वाले क्या है, क्लासेस मिलेंगे आपको, एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेबस मिलेगा, इसके डेप्थ एक्सप्लेनेशन एनालिसिस होंगे यहाँ पे, और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री होगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है। तो आप इसे निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज इसमें देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो एक इसमें सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, जो भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक एक करके सभी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ये इंट्रोडक्शन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये क्या था, कैसे था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद में कहाँ पारित किया गया था, संसद में। संसद कौन सा था, ये ब्रिटिश संसद था, ये इंडियन संसद नहीं था, भारतीय संसद नहीं था, क्योंकि आज़ादी तब तो हुई नहीं थी, 1935 की बात है। आज़ाद हुआ देश 1947 में, लेकिन ये संवैधानिक महत्व के लिए 1935 का एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यह अधिनियम भारत का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम यानी कि सबसे लंबा एक्ट था ये। इसी अधिनियम के आधार पर 1947 तक भारत शासित हुआ। 1947 तक का जो शासन है वो इसी के अंतर्गत किया जाता रहा। भारत के संविधान में कई विशेषताएं इसके अधिनियम से ली गई है। अभी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कई प्रोविजन जो है वो 1935 के एक्ट से लिए गए। इसकी मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स देखते हैं कि विशेषताएं इसकी क्या क्या है। संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। प्रांतीय स्वशासन, द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्रीय विषय सूची, प्रांतीय विषय सूची, समवर्ती सूची, ये आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जब सूचियों की बात आएगी कि 3 सूचियां जो है, ये पहला सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा जो है ये कंकरेंट लिस्ट है। ये तीनों लिस्ट की बात की जाएगी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ये 1935 का ही एक्ट है जो आरबीआई की स्थापना करता है। अगर एमसीक्यू में आपके पास सवाल आता है कि आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सा जो एक्ट है वो स्रोत है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये यूपीएससी की स्थापना आप मान सकते हैं इससे। संविधान सभा का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया सकता, नो प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द्वैध शासन प्रणाली का इसमें अंत कर दिया गया था। ये लागू कब किया था, 1919 में। 1919 का जो अधिनियम था इसमें लागू किया गया था। अधिनियम से लागू द्वैध शासन अब प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, यानी कि ये अपने हिसाब से कुछ कुछ काम करने में सक्षम होने लगे। प्रांतीय मंत्रिमंडल को कार्यकारी शक्तियां सौंप दी गई। कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है, ये किसको सौंप दिए गए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों को। द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त कर दिया गया, ये देख रहे हैं। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली क्या है, अब ये चीज देख लेते हैं। एक ही स्तर पर सरकार में 2 प्रकार की शक्तियों का विभाजन होता था इसमें। एक तरफ जनता के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री हैं यानी कि मिनिस्टर, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होता था। 2 लोक शासन का। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, ये हमने पढ़ा है कि 1919 से इसकी शुरुआत की गई थी। यह प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुई। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वो बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है।
यह प्रणाली 1921 से 1935 तक प्रांतों में लागू रही। 1919 के एक्ट से आया, 1921 में लागू हुआ, और जब तक 1935 का अधिनियम नहीं आया तब तक ये लागू रहा, क्योंकि 1935 के अधिनियम से ही इसे समाप्त किया गया। मुख्य विशेषताएं देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। ये विभाजन और विवरण। विषयों का विभाजन प्रांतीय विषयों के दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय ब्रिटिश गवर्नर और उसके अधिकारियों के अधीन, जैसे पुलिस, न्यायवित्त, यहाँ पर पुलिस, जुडिशरी और फाइनेंस। ये किसके, ब्रिटिश गवर्नर है उसके अधिकारी। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय निकाय। गवर्नर की शक्तियां, गवर्नर के पास दोनों श्रेणियों पर अंतिम नियंत्रण था। केवल हस्तांतरित जो विषय थे विधानमंडल उसके प्रति उत्तरदायी था। कमियां और आलोचना, ये किसकी है, ये दोहरी सत्ता के कारण प्रशासन में अनेक टकराव होते थे, भ्रम फैल जाता था। भारतीय मंत्रियों के पास सीमित अधिकार थे। इनके जो अधिकार थे वो मतलब इंडियन जो मिनिस्टर्स थे उनका राइट था वो लिमिटेड राइट था, इनके पास बहुत ज्यादा अपने पास अधिकार था नहीं। गवर्नर के पास वीटो पावर थी। यार ये गवर्नर कौन था, ये ब्रिटिश था, ये हर चीज को रोक देता था। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव था, यानी कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव था। भारतीय जनता का विश्वास नहीं जीत सका। कौन नहीं जीत सका, 1919 का जो एक्ट आया ये नहीं जीत सका, और अंततः 1935 के एक्ट में इसे समाप्त कर दिया गया। 1919 के एक्ट में समाप्ति, अबोलिशन देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त किया गया और कैसे समाप्त किया गया, अगर सवाल आता है तो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी समाप्ति की गई है, और ये 1935 में समाप्त हुआ। इससे पहले ये कब से कब तक चला, 1921 से 1935। अगर द्वैध शासन प्रणाली कब से कब तक चली गई ऐसे पूछता है तो 1921 से 1935 इसका सही उत्तर होगा। इसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू किया गया। अब प्रांतों के मंत्रियों को पूर्ण शक्तियां दी गई। प्रांत के जो मंत्री थे उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर पूरा नहीं था, अब इनको फुल पावर मिल गया। संघीय व्यवस्था, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी इनका जो पावर्स था उसका विभाजन किया गया, कि जैसे सेंट्रल के लिए हो गया, ये स्टेट के लिए हो गया। इस तरीके की शक्तियों का विभाजन किया गया। और विभाजन कैसे किया गया, इस तरीके की सूचियां बनाई गई, यानी कि लिस्ट इस तरह का बनाया गया। ये लिस्ट कैसे बना, संघ सूची, फेडरल लिस्ट, इसमें 59 सब्जेक्ट्स इसमें किए गए। प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल, ये आज के टाइम का जो स्टेट लिस्ट है, कि स्टेट लिस्ट, इसमें 54 विषय डाले गए। और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, इसमें 36 विषय डाले गए। संघ सूची के जो विषय होते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। प्रोविंशियल या स्टेट जो सब्जेक्ट है उसके पास, स्टेट के पास होता है। और इसमें जो होता है वो बोथ होता है, यानी कि यहाँ पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। हालांकि जब दोनों कानूनों में टकराव की स्थिति बनती है तो सेंटर का कानून ज्यादा प्रभावी माना जाता है, लेकिन भारतीय रियासतों में इसमें शामिल होने के मना कर दिया और इससे संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ये जो फेडरल सिस्टम था ये लागू उस समय नहीं हो सका क्योंकि जो प्रांत थे उन्होंने मना कर दिया। गवर्नर जनरल की शक्तियां, आज भी हमारे पास गवर्नर है, जनरल है नहीं। गवर्नर जनरल की शक्तियां, केंद्रीय प्रशासन में गवर्नर जनरल के पास अपार शक्तियां थी। अपार शक्तियां यानी कि क्या कहते देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आज किसके पास है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, प्रेसिडेंट है।
वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, बजट को रोकना, विशेष स्थिति में सत्ता हथियाना और ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। विशेष स्थिति में सत्ता हथियाना जैसे आज के टाइम में होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना, ये भी सत्ता हथियाने के जैसा है। ये ब्रिटिश का प्रतिनिधि, ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। तो आज भी जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं। इसी की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट आप कह सकते हैं या प्रतिनिधि, जो कहना चाहिए। रिजर्व बैंक और संस्थाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट 1937, निर्वाचन प्रधान, सीमित अधिकार, केवल संपत्ति, शिक्षा और आय पर आधारित था। वोटिंग के जो राइट थे, वोट करने के जो राइट थे, वो किस आधार पर दिए जाते थे? संपत्ति, शिक्षा, आय। महिलाओं को भी कुछ हद तक मतदान का अधिकार मिला। भारत का पहला आम चुनाव यानी कि ये लोकसभा मान के चलिए, इसी अधिनियम के अंतर्गत कब हुआ? 1937 में। 1937 में पहला आम चुनाव कब किया गया था, ऐसा अगर पूछा जाएगा उस सवाल में, तो उसका जवाब होगा 1937। अधिनियम की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, इसमें क्या हो? सत्ता का केंद्रीकरण, जो सत्ता होगा, पावर होगा, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ये कहा गया। गवर्नर जनरल और ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार है। यहाँ पर जो भी होगा, ये ब्रिटिश के लोग हैं, ये मूल रूप से इसको कब्जा में अपने ही रखेंगे। आम जनता को सीमित भागीदारी, यानी कि लिमिटेड है आम जनता की भागीदारी। आम जनता कुछ करे ना करे, चीजें बहुत सी बदलने वाली नहीं है। ये इनका क्रिटिसिज्म का एक तर्क था। संविधान सभा की मांग को अनदेखा किया गया। संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो मांग की गई थी, उसको अनदेखा किया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया। छोड़ो यार, देखा जाएगा। भारतीय नेताओं ने इसे स्वराज के मार्ग में बाधा कहा। इनका डिमांड था कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, वहां पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर देश चलाएंगे। तो जब ये सारी चीजें नहीं होने लगी, तो कहा गया कि सब स्वराज और करने देगा नहीं। महत्व और प्रभाव की बात करते हैं, यानी इसके जो इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस है और इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये इसमें देखेंगे। यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए एक आधारशिला, यानी कि मील का पत्थर कहते हैं ना, मील का पत्थर, ये आधारशिला का काम कर रहा है। प्रांतीय स्वायत्तता का पहला अनुभव हुआ। पहली बार जो स्टेट या प्रोविंस थे, उन्हें ऑटोनॉमी का एहसास हुआ। संविधान में संघीय ढांचे, सूची प्रणाली, सेवा आयोग जैसे कई प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट। ये जो चीज है, ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। पीसीएस, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई? 1935 के एक्ट से ली गई है। और यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर, अभी उस समय तो लागू नहीं हो सका था, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर ये भी यहीं से लिया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने भारतीय प्रशासन और संविधान का निर्माण की नींव रखी। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बना उस समय, लेकिन एक नींव दे दिया कि संविधान इसी के बेस पर बना और इसी को देखकर बनाया गया, इसलिए ज्यादातर चीजें इस एक्ट से ली गई हैं। यद्यपि इसमें खामियां थी, फिर भी यह भारत की स्वतंत्रता का यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हिस्सा कैसे बना? क्योंकि हम बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ज्यादातर चीजें इसी से ले ली। जब इससे ले ली, तो हमारा हिस्सा बन गया, या फिर हम इसके हिस्से बन गए, जो भी कहिए।
अब एमसीक्यू देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित किया गया? 1935 कब पारित किया गया? 1935 में ही पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके आधार पर बना था? किस आधार पर बना था? नेहरू रिपोर्ट से नहीं बना था, अगस्त प्रस्ताव नहीं बना था, कैबिनेट मिशन भी नहीं बना था, ये बना था साइमन के रिपोर्ट के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कुल कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी? कुल अनुसूचियां थी 3। ये 3 अनुसूचियां कौन कौन सी थी? 3 अनुसूचियों में जो आज भी हमारे पास है, सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट जो भी कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट। ये 3 तरह की अनुसूचियां इसमें बनाई गई। कौन सी सूची 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं थी? संघ सूची थी, प्रांतीय सूची थी, समवर्ती सूची थी, ये साझा सूची नहीं था, तो ये सही उत्तर ये हो जाएगा। किस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? समाप्त किया गया था 1935 में, और ये 1919 जो है इसमें ये लागू किया गया था। इसको द्वैध शासन प्रणाली को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितनी वस्तुएं संघ सूची में है? 59 नहीं, 54 नहीं है, 59 है, 36 नहीं है, 66 नहीं। 1935 के जो अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें जो संघीय न्यायालय है, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। इस एक तरीके से ये अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमारे पास है। भारत में आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1919। हम पहले ही देख चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई थी? 1919। भारत को किस प्रकार की सरकार दी गई? ये संघात्मक दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था वो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया था और 1935 के एक्ट के द्वारा, लेकिन उसे यहाँ नहीं अपनाया गया। यहाँ अपनाया गया संघात्मक सरकार की व्यवस्था को। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया? संघीय शासन, द्वैध शासन तो हटाया गया, संघीय शासन, एकात्मक शासन नहीं, गणतांत्रिक शासन। ये जो संघीय शासन है यही इंग्लिश में इसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं गवर्नमेंट का, तो ये दिया गया था और इसे अपनाया नहीं गया, तो सही उत्तर यह है। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल की शक्तियों में नहीं था? अध्यादेश जारी करना कर सकता था, मंत्रियों को नियुक्त करना ये भी कर सकता था, संविधान बनाना, बजट पर नियंत्रण भी कर सकता था। संविधान बनाने का कोई हिसाब ही नहीं था उस समय। संविधान तो तब बनेगा जब संविधान सभा होगा। द्वैध शासन प्रणाली में आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट जो थे किसके अधीन आते थे? ये आते थे गवर्नर और उसके अधिकारियों के अधीन। द्वैध शासन में हस्तांतरित या स्थानांतरित विषयों पर किसका नियंत्रण था? इसमें नियंत्रण था भारत के मंत्री का, यानी कि मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये लोग क्या होते थे? ये जो होते हैं वो इंडियन होते हैं। 1935 अधिनियम के तहत संविधान सभा का प्रावधान था? बिल्कुल नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार कौन सा चुनाव हुआ? 1937 में चुनाव हुआ। ये कौन सा चुनाव हुआ? आम चुनाव। 1937 का आम चुनाव जो है वो इसी के आधार पर किया गया था। किस आधार पर ये किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में पहला आम चुनाव हुआ।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महिला मतदाताओं को पूर्ण मताधिकार मिला नहीं, पूर्ण नहीं मिला था, कोई अधिकार नहीं मिला था, ये भी गलत है। सीमित अधिकार मिला था, दोहरा मताधिकार नहीं मिल सकता। सीमित सीमित यानी कि लिमिटेड लिमिटेड मिला, बाकी लोग को भी मिला तो उसके आधार कई थे। उनका जो एजुकेशन था वो इसका आधार बनता था, उनका जो वेल्थ था ये यानी कि धनी संपन्न होना ये इसका आधार बनता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध प्रणाली किस स्तर पर समाप्त की गई? ये प्रांत के स्तर पर था, तो प्रांत में ही यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टेट के स्तर पर समाप्त की गई। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित है? कौन सी संस्था स्थापित है पहले देखते हैं। ये एक सवाल पूछ रहा है, नहीं हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नहीं हुआ है। आरबीआई हुआ, यूपीएससी हुआ, संघीय न्यायालय भी उस समय, ये तीनों हुआ। आरबीआई 1935 में हुआ, संघीय न्यायालय 1937 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसके तहत नहीं है। आपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझने के लिए इस वीडियो को देखा है, तो उसके लिए आपका दिल से आभार। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें ताज़ा अपडेट के लिए। आप इस चैनल नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।